आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के हौजरानी इलाके में। हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। हम इस प्रोग्राम के जरिए बात करते हैं इलाके के किस तरह के मसाइल हैं, सियासी, माशी और तालीमी लिहाज से क्यों पिछड़ा हुआ है। कई रिपोर्ट्स आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके अलावा रंगनाथन मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन उनका निफाज कितना हुआ, इन्हीं सारी चीजों पर बात करने, इन सारी चीज सवाल और इनके हल जानने के लिए हम लोगों से बात करेंगे। इसी इलाकाई अगर मैं जरूरतों की बात करता हूं तो इसमें आज हमें देखने में आता है कि इस इलाके को एक अच्छे बारात घर की जरूरत है, एक बड़े बारात घर की जरूरत है, एक ऐसे अस्पताल की जिसे आप जो है डिस्पेंसरी कह सकते हैं एरिया के अंदर, और इलाके के अंदर एक डिस्पेंसरी बना दी जाए, छोटा एक अस्पताल खोल दिया जाए तो वो अपनी बीमारी, अपनी सेहत के मुतालिक जो भी बात बेबाकी से वहां पर डॉक्टर्स के सामने रख सकती है। मैं समझता हूं कि ये बात उनके सम्मान के साथ सुनी जा सकेगी और सम्मान के साथ उनको अच्छा बेहतर इलाज मिल सकेगा। तो आजादी के 65 साल के बाद में मुसलमानों को जो मूलभूत सुविधाएं, जिन्हें कहना चाहिए कि खरंजा, सड़क और पानी, बिजली या सीवर लाइन, ऐसी ही चीजों के अंदर वोट लेने की खातिर मुसलमानों को उलझा कर रखा गया है यहाँ बनने वाली सरकारों के जरिए से। लेकिन जो बड़ा काम था, जो इस कौम के ऊपर जो सबसे बड़ा काम था, इसकी तालीम के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए था, वो तमाम सरकारों ने उससे इस कौम को पीछे रखने का काम किया। यही वजह है कि आज मुसलमान कौम जो है तालीम के अंदर बहुत पिछड़ गई है। बिल्कुल, डिस्पेंसरी की बात की कि इलाके में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, उसके अलावा बुनियादी मसाइल की बात की कि उन्हीं में मुसलमानों को उलझा कर रखा गया हो। जो बुनियादी तालीम का मसला है, रोजगार का मसला है, उस पर ध्यान नहीं दिया। तालीम का मसला यही है कि मुसलमानों के एरिया में जो स्कूल भी हैं, जैसे ये बड़ा स्कूल है, इसमें बच्चों के लिए ना तो साइंस है और ना ये क्या कहते तुम्हारा इंग्लिश है, और उर्दू दे रखी है लेकिन उर्दू के टीचर नहीं है। बच्चों ने उर्दू ले रखी है, पता नहीं किस तरीके से पढ़ते हैं उर्दू, किस तरीके से नहीं पढ़ते हैं। तो ये सब पिछड़े उसके लिए है। तो यहाँ तरक्की क्या है, हमारा बच्चा उर्दू लेके अगर जो उर्दू लेके यहाँ पढ़ता है तो उर्दू में क्या करेगा जब उर्दू टीचर ही नहीं है। बिल्कुल, उर्दू टीचर नहीं है इलाके में। पिछले 15-20 सालों से एक भी उर्दू टीचर नहीं रखा गया दिल्ली में। देखिए, ये मेरे बड़े भाई फिरोज भाई और हमारे मौलाना ने जो बताया है, जो परेशानी है, ये तो जायज है। दूसरी बात, मुझे ये बताइए, सारे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान की जरूरत वोट बैंक पर ही पड़ती है, तभी उनकी तकलीफों को नेता देखते हैं, तभी सारी बातें निकालते हैं। सच्चाई ये है कि हमारे मुल्क के अंदर, इस आजाद मुल्क के अंदर, हम मुसलमानों को बड़ी नीची नजर से देखा जाता है और इनकी तकलीफें सिर्फ उसी टाइम पूछी जाती हैं जिस टाइम वोट लेने होते हैं। 1998 में यहाँ हमारे मंत्री जी जो है खाद्य पूर्ति मंत्री बने। हम लोग ये कहते रहे कि हमारी बहन बेटियां वहां दूध लेने जाती हैं। खाद्य पूर्ति मंत्री के अंदर मदर डेयरी आती है और वो वहां यहाँ नजदीक जामन वाले पार्क में एक डेयरी नहीं दे सके। तो इस हिंदुस्तान के अंदर हमारी कौम के लिए सिर्फ वोट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है और कोई भी अभी तक जो पार्टियां हैं लीडरशिप में, सबका एक ही मानना है कि मुसलमान के लिए सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करो, इन्हें ना अफसर बनने दो, ना इन्हें अच्छी सोसाइटी में जाने दो, सिर्फ वोट बैंक पे ही इसका इस्तेमाल किया जाए। ये बहुत शर्म की बात है इस हिंदुस्तान के अंदर। क्या मुसलमानों ने इस देश की आजादी में साथ नहीं दिया जो इस तरीके से मुसलमानों के साथ जो है दुर्व्यवहार होता है? देखिए, मुसलमानों की सबसे बड़ी जो समस्या है, जो सबसे बड़ा मसला है, वो है रोजगार का। अगर रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिशों को पहले लागू कर दिया जाता और जो आरक्षण आज दिया गया है मुसलमानों में बहुत सारी कास्टों को, अगर वो बहुत पहले दे दिया जाता तो आज मुसलमान बेरोजगार नहीं होता तो उसका इस्तेसाल नहीं होता और वो एजुकेशन में और हर मामले में, तरक्की में की दौड़ में दूसरी कौमों के से कंधा मिला के चल सकता था। तो मेरे लिहाज से सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी मुसलमान। हाँ, जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है तो एजुकेशन के मामले में हम भी ये देखते हैं कि जितने भी प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस वगैरह है उसके अंदर में हमारे मुसलमानों को बहुत कम बढ़ावा दिया जाता है। और जैसे कि उर्दू लैंग्वेज के जहाँ तक सवाल है तो जो प्राइवेट स्कूलों में हर स्कूल में संस्कृत और अदर लैंग्वेज की जो फैसिलिटी दी जाती है तो उर्दू लैंग्वेज जो है अदर स्कूल्स में नहीं है।
और हम ये जानना चाहते हैं कि हम मुसलमानों को जो है हमेशा से ये जो नीचे दिखाया गया है और हमेशा हमारे साथ में जो है वो क्रिटिसाइज किया गया है, जर्नलिज्म किया गया है, हम ये जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में क्या हम मुसलमानों को योगदान नहीं रहा। आप हर साल जो है हम जिस लाल किले में खड़े होकर झंडा फहराते हैं वो लाल किले इसका बनाया हुआ है, या फिर हम जो ताजमहल की बात करें या और जितने भी योगदान है आज जो हमारे भारत की शान जो बनी पड़ी जिन चीजों पे उस पर किसका योगदान है। आज जो हम बड़े शान से कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो लिखा हुआ किसका है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में जितना गैर कौमों का कंट्रीब्यूशन उतना कंट्रीब्यूशन हमारा भी है, तो फिर हमारे साथ भी भेदभाव नीति क्यों अपनाई जाती है। बिल्कुल, भेदभाव की क्यों नीति अपनाई जाती है, क्यों बराबरी का हक नहीं दिया जाता। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ इस तमाम सरकारों से, आज तक आजादी के 66 साल होने को है, लेकिन किसी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। जैसे कि अभी उर्दू और अब अरबी और फारसी का मसला है, अभी कुछ दिन पहले इस सरकार ने जो अब मुसलमानों की बहुत हितैषी बनती है, उसने अरबी और फारसी को यूपीएससी से आउट कर दिया। ये तमाम मसला है क्या ये अरबी और फारसी 1000 साल से हिंदुस्तान में है, 1200 साल से, वो विदेशी जबान बनाकर बाहर कर दिया गया और जो अंग्रेजी है उसको लागू किया गया है। सब जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार है, नीचे से ऊपर तक। हमारे यहाँ हमारी आबादियों में पुलिस थाने, चौकिए और सिनेमा घर खोले गए, हमें स्कूल अस्पताल नहीं दिया गया, हमारे पार्क नहीं दिए गए, हमारे साथ सौतेला व्यवहार है। बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि बराबरी के हुकूक जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक मसाइल हल नहीं हो पाए। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब इलेक्शन का दिन करीब आ रहा है तो सियासी पार्टियों की नींदें हराम होती जा रही है और हर पार्टी अपने आप को सेकुलर पार्टी बता करके ये मुसलमानों के वोटों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का सेकुलर इस दरअसल मुसलमानों को बीजेपी से डराकर, मुसलमानों को बीजेपी से डराकर एक वोट लेने का एक सियासी हथकंडा बन चुका है। और जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है उस वक्त से लेकर के आज तक ये कांग्रेस पार्टी इसी तरह की गंदी सियासत खेलती चली आ रही है। लेकिन अब के बार जैसे कि आपने देखा कि इस हिंदुस्तान के अंदर सारे लोग जाग चुके हैं और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है कि इन दोनों पार्टियों को बिल्कुल सत्ता से हटा करके एक ऐसी राजनीति लाएंगे कि जो स्वराज लाना चाहे, जिसके अंदर करप्शन और भ्रष्टाचार का नामो निशान न। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि पार्टी कांग्रेस पार्टी कहती है कि मैं सेकुलरिज्म और बीजेपी कहती है इसी समाजवादी पार्टी, बीएसपी पार्टी। लेकिन मैं कहूंगा क्या गुजरात का हादसा, क्या आसाम का हादसा, क्या बाबरी मस्जिद की शहादत, क्या मुजफ्फरनगर का हादसा इन पार्टियों के अंदर में नहीं हुई। और सेंट्रल में कांग्रेस की पार्टी रही और आसाम में कांग्रेस की हुकूमत रही, उसके बावजूद मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चों को आग में जला करके उनको देखा गया, तलवारों को नेज़े में उठा करके उनको दिखाया गया। इसी तरीके से मुजफ्फरनगर का हादसा गुजरात हादसे से कम नहीं था। हमारे बच्चे ऑक्सीजन के लिए घरों में बीमार पड़े हैं, बीमारी मर रहे हैं। अगर यहाँ से अस्पताल में जाते हैं ना तो वह 2 घंटे की लाइन में लगते हैं मुसलमान बच्चे। उन्हें पर्ची या मेडिकल में नाम बोलने से भी हमारा पर्चा नहीं बनता। कभी कभी हमारे बच्चे लाइन में खड़े होकर भी वो केबिन बंद कर देते हैं। टाइम खत्म हो गया। हमारे मुसलमानों की ये गत बना रखी है। इस पार्क की हालत देख लीजिए। और हमारे ऑक्सीजन हमारे बच्चों को नहीं मिलेगा तो हमारे मुसलमान बच्चे मरेंगे नहीं। हमारे बच्चे सैकड़ों मर जाते हैं मगर हमारी सुनवाई नहीं होती। हम जगह जगह भागे फिरते हैं। जो बुनियादी सहूलियात या जो सैर तफरी के लिए अगर पार्क की बात की जाए तो इस तरह की पार्कें मौजूद नहीं हैं और लोगों को सफोकेशन में जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह के मसाइल हैं, खासतौर से मुसलमानों को जो दरपेश मसाइल हैं उनका हल क्यों नहीं निकल पा रहा है। 65 साल बीत जाने के बावजूद मुसलमान सियासी, माशी और तालीमी लिहाज से क्यों पिछड़ा हुआ। हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी परेशानी मुसलमानों के साथ ये है कि हमारे को नुमाइंदगी नहीं मिलती है। मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं मिलती और इसके पीछे सारी सियासी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, जनसंघ रही हो, भाजपा रहा हो, कोई भी पार्टी रही हो, उन्होंने इसके पीछे
पर्टिकुलर फार्मूला बना रखा है कि कैसे मुसलमानों को पीछे रखा जा सके। उसका जो मेन कारण है 1956 में हमारे मुल्क के अंदर एक कानून बना था कि हमारे देश के अंदर जो परिसीमन होगा देश के अंदर वो मजहबी हिसाब से ना होने के बावजूद वो जो परिसीमन होगा वो बोली के हिसाब से होगा। जो भी स्टेट बनेगी वो बोली के हिसाब से बनेगी। ये हमारे देश का कानून 1956 में बना था, लेकिन उसको दरकिनार रखते हुए हमारे देश के अंदर जो भी परिसीमन होता है 1956 में जो भी परिसीमन होता है वो परिसीमन बोली के हिसाब से ना करके धार्मिक हिसाब से रखते हुए मुसलमानों को नुमाइंदगी ना देने के लिए उसका परिसीमन अपने हिसाब से धर्म के हिसाब से जहां पर हिंदू वोट ज्यादा होता है मुसलमान वोट को छाट दिया जाता है, जिससे हम अपने नुमाइंदे देश की राजनीति में नहीं उतार पाते। चाहे हम अपने देश की राजनीति में अपने नुमाइंदे जब भी उठाएंगे, अगर हमारी अक्सरियत किसी परिसीमन क्षेत्र के हिसाब से होगी तो चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके साथ ये मजबूरी होगी कि हमारे लिए उनको मुसलमान नुमाइंदे लाने पड़ेंगे। और जैसे ही हमारे मुसलमान नुमाइंदे आएंगे तो हमारी बात अपने देश की राजनीति में ऊपर अपने आप तक पहुंचेगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने परिसीमन का मामला जिस तरह से उठाया है, और ये मामला काफी पुराना है, और खासतौर से इस पर सच्चर कमेटी ने जो सिफारिश दी है वो ये दी है कि मुसलमानों के जो इलाके हैं उनको परिसीमन दोबारा से तय की जाए ताकि उससे जो है मुसलमानों को पार्लियामेंट में पूरी तरह से मुनासिब नुमाइंदगी मिल पाए। हिंदुस्तान में मुसलमान ना ही कभी घबरा रहा है, ना ही डरा है, ना डर रहा है, ना किसी से डरने वाला है, ना परेशान है और ना कभी डरेगा। अगर कोई भी पार्टी का और या कोई जात का ये सोच रहा है, ये समझ रहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान कहीं घबरा रहा है या इसको डराओ, ये डरने वाला है, तो डरने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का वजूद, हिंदुस्तान की एकता, हिंदुस्तान की अखंडता, हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी, उसका जो है मजबूत जो है गढ़ और जो है बुनियाद जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, और हिंदुस्तान की पहचान भी मुसलमान है। बातिल से डरने वाले आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। हिंदुस्तान में जो है दो तरीके से मुसलमानों के साथ जो है जुल्म ज्यादती और नाइंसाफी और उनके साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। एक जो है कड़वा जहर है और एक जो है मीठा जहर है, और दोनों को भी आप देख लो। कड़वा जहर का भी असर देख लो, कल्याण सिंह कहाँ रह गए, और आडवाणी जी का क्या असर हुआ देख लो, उमा भारती का क्या असर हुआ देख लो। अब मीठा जहर देख लो, मीठे जहर का भी यह आलम है कि उनके घर को देख लो, उनके खानदान को देख लो, उनकी पार्टी को देख लो। बोलते हैं इंडियन कैसे बनता है? इंडियन बनता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से। तो ये भेदभाव क्यों? मुसलमानों और हिंदुओं में भेदभाव क्यों? किसी को टिकट मिल रहा है, किसी को एडमिशन मिल रहा है कि अगर मुस्लिम का कोई वो आता है 60% आता है, 55% आता है, तो उसको सीट ना देके किसी और को वो सीट देते हैं, समझे? तो भैया इतना भेदभाव, अगर वी आर इंडियन है तो इंडियन को इंडियन की तरह सपोर्ट करो। कोई आले सतह का लीडर हो या कौमी लीडर हो या मुकामी लीडर हो, किसी ने भी इस परेशानी पर नजर नहीं डाली जाती है हमारे यहाँ कि मुसलमानों की हालत क्या है, उसकी पसमानदगी, उसकी जो हालत है उस पर किसी की नजर नहीं है। जो आला सतह के लीडर हैं वो अपनी आला बातें करते हैं, जो हमारे मुकामी लीडर हैं वो सिर्फ अपनी बात करते हैं। ये डायरे का जो निकाल के लाते हैं ना साहब, ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे निकाल के लाते हैं। इनको ना ये पता है कि इनकी हालत क्या है, इनकी ना कोई समस्या की सुध लेने वाला है, ना इनकी हालत की कोई जानने वाला है। मेन पॉइंट पर अगर आप बात करें तो जो हमारे मुकामी लीडर भी जो आगे लीडर हैं उन लोगों को भी इतना होश नहीं है कि हम अपनी कौम की फलाह बहूत के लिए बात करें। नहीं करते, सिर्फ करते हैं इलेक्शन का टाइम होगा 10, 20, 50 आदमी साथ लेंगे और गली गली घूमेंगे सिर्फ कि तमाशा बन रहा है हमारा, और कुछ भी नहीं बना। इस तरह का कुछ भी नहीं है। अगर एक जरा सा हसास इंसान होगा, कोई भी अगर जरा सा भी हसास इंसान होगा, मैं नहीं चाहूंगा वो अपनी कौम को फरोश करेगा, अपनी कौम को बेचेगा इस तरह से। बिल्कुल, इन्होंने जो बात उठाई है कि जिस तरह से मुस्लिम लीडर भी पार्लियामेंट में पहुंचते हैं या विधानसभा में पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मुसलमानों की मुनासिब आवाज पहुंचनी चाहिए, जो नुमाइंदगी होनी चाहिए ऐवानों में, चाहे वो पार्लियामेंट की बात करें या असेंबलियों की बात करें, वहां पर पहुंचने के बाद मुसलमानों की आवाज नहीं उठाई जाती, बल्कि वो अपनी पार्टी की आवाज बोलते हैं। तमाम लोग वोट तो मांगने आते हैं हमसे, लेकिन हमारे मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। हमें वो जितने भी लोग हैं बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए वजारत लेते हैं, शो वो है मुसलमानों के लिए। कोई कश्मीर से लाया जाता है, कोई कहीं से लाया जाता है, सिर्फ मुसलमानों को मुखाटा दिखाया जाता है। वो हमारे किसी काम के नहीं है। हमारे सरकार से, इस देश से, जनता से अपील करते हैं हम कि ऐसे लोगों को चुने जो अच्छे लोग हों, चाहे वो किसी भी कौम और किसी बिरादरी से हो। ये जो सौतेला व्यवहार है तभी खत्म होगा जब हम अच्छे लोगों को चुनेंगे और इन बड़ी बड़ी पार्टियों
लोगों को तमाचा दिखाएंगे इस इलेक्शन में कि हमारी वोट की ताकत क्या है। बिल्कुल, इन्होंने इस तरफ इशारा किया कि सिर्फ नाम के मुसलमानों को बिठाया जाता है सीटों पर और उसके बाद जो कौम का काम होना चाहिए, जो मुसलमानों के मसाइल को सुनना चाहिए, वो हल नहीं होता, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि वो पार्टी की बात करते हैं, जो पार्टी का जो काम है वही करते हुए नजर आते हैं और मुसलमानों के मसाइल को उठाते हुए कोई भी पार्लियामेंट में या असेंबलियों में नजर नहीं आता। आलमी सभा के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। मुर्दा लहू मुंह से बोलेगा, हर मुजरिम राज खोलेगा, साए भी उगलेंगे सुराग, कातिल होगा बेनकाब जब होगी तफ्तीश। देखिए शनिचर की रात 9:30 और इतवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के हौजरानी इलाके में। हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह की सहूलियात इस कॉलोनी के अंदर हैं, क्या बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। दिल्ली या हिंदुस्तान की किसी भी मुस्लिम कॉलोनी में जब जाते हैं तो ये देखने में मिलता है कि वहां पर बुनियादी सहूलियात की कमी है, चाहे वो हम बुनियादी सहूलियात में सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, सीवर की बात करें या पानी की बात करें। इस तरह की तमाम ही परेशानियां कॉलोनी के अंदर नजर आती हैं। और जो सबसे बड़ी वो बात यह आती है कि जितनी भी ज्यादातर कॉलोनी है उनको रेगुलाइज नहीं किया गया है, हुकूमत के जरिए सौतेला व्यवहार किया गया है। उसके साथ ही इस प्रोग्राम के जरिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुसलमान आजादी के इतने बरस बीत जाने के बावजूद सियासी, मासी और तालीमी लिहाज से क्यों पिछड़ा हुआ है। काफी तादाद में लोग हमारे साथ मौजूद हैं। लोगों का यही कहना है कि अभी तक मुसलमानों को तालीमी लिहाज से उभरने का मौका नहीं दिया गया। सच्चर कमेटी की सिफारिशात आई लेकिन उनको लागू नहीं किया गया। उसके अलावा और जो मसाइल हैं वो ज्यों के त्यों हैं। भाई साहब ये बताइए, हमारे जो कम उम्र के बच्चे जो मदरसों में और उसमें पढ़ रहे हैं, दाढ़ी वाले या मुसलमानी इलाके यानी कि जैसे कि शाहीन बाग, ओखला है, सब ये सारे टेररिस्ट का हिंदुस्तान के हमारे यहीं पे आ गए। कभी और टेररिस्टों पे ध्यान किया इन्होंने? नक्सलवाद देखिए आप, हजारों आदमी मर गया, कभी उसका सुना है? यहाँ एक जहाँ देखा कम उम्र का दाढ़ी वाला लड़का है उसके पीछे पुलिस लग जाती है, हमारे मदरसों की चेकिंग होती है। ये हमारे साथ अन्याय नहीं है? ये पॉलिटिशियन ये नहीं देखते, सिर्फ वोट बैंक पे मुसलमानों को आगे बुला के स्वागत कराएंगे और सड़क पे चलती हुई पुलिस जब लड़कों को देखती है, कम उम्र के दाढ़ी वालों को, तो उनको टेररिस्ट की नजर से देखती है। इन्हें शर्म नहीं आती? लीडरों को इन्हें शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, दहशतगर्दी का मामला उठाया कि किस तरह से दहशतगर्दी के मामले में नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक सोची समझी साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा है। 14-14 साल लड़के जेलों में रहते हैं और उसके बाद बाइज्जत बरी होते हैं। जहां तक नेशनल लेवल के मुद्दे हैं, अभी हमारे बहुत से साथियों ने रोशनी की है। मैं एक ऐसा यहाँ का ही जो 20 साल से हमें तजुर्बा, अपना इलाकाई तजुर्बा है, उस पर मैं बात रखना चाहूंगा कि हमें फक्र है कि हमारे एरिया से जो भी नुमाइंदा चाहे किसी भी पार्टी से रहा हो, वो सेंटर में जाकर, यहाँ दिल्ली की गवर्नमेंट के अंदर जाकर मंत्री बना है। और लेकिन जब हमें देखने में आता है, जब हम देखते हैं अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले असेंबली के इलेक्शन हुए तो सुनने में आया है एक पार्क है जिसे गंजा पार्क कहा जाता है। तो मेंबर पार्लियामेंट की तरफ से हमें वहां पर पता चला कि क्या काम किया गया है, तो पता लगा कि फैंसी लाइटें दी गई हैं कुछ। तो हमारा इस पे ऐतराज है कि हमें पार्कों के अंदर फैंसी लाइट देने से कुछ नहीं होगा। आप 20 साल से यहाँ पर मंत्री रहे, मैं पूछना चाहता हूँ तमाम लोगों से कि क्या आपने ये सोचा कि इस इलाके के 10 बच्चों को, जो बच्चियां हैं जो तालीम हासिल कर चुकी हैं, उनको किसी सरकारी मुलाजिम, सरकारी नौकरी के अंदर उनको अगर दिया जाता तो मैं समझता हूं कि जो फैंसी लाइट उनके परिवार के अंदर जलती वो शायद इस पूरे इलाके के लिए फैंसी लाइट का काम करती, ना कि पार्क में हमें फैंसी लाइटें देने से हमारा कुछ भला होगा या हमारी तरक्की होगी या हमारी कौम विकास कर पाएगी। हमें नौकरियों की जरूरत है, अच्छी तालीम की जरूरत है, अच्छी सेहत के लिए अच्छे अस्पताल और डॉक्टर की जरूरत है। तो लिहाजा हमें यह है कि वोट बैंक ना समझकर हमारी जो जरूरत जिंदगी है उस पर ध्यान देने का काम किया जा सके, ताकि कौम जो है मुल्क की मुख्य धारा के अंदर जुड़ सके। मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम पॉपुलेशन कितने % है? कुछ लोग कहते हैं 38% है, कुछ कहते हैं 33% है, कुछ कहते हैं 32% है। मैं कहता हूं कि 20% है। अगर 20% है तो हमारे हक, हमारे मुसलमान बेटियों बेटों को तालीम में, नौकरी में 20% का क्यों नहीं रिजर्वेशन देते हैं?
ये जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को जितना दबाया गया है शुरू से, आजादी से लेकर के अब तक, हमेशा मुस्लिमों को दबाया गया है कि मुसलमान के लिए तो पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, वो वहां के हो गए, लेकिन हम जो है वो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी ही रहेंगे। हमारे मुसलमानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने यहाँ के लिए कुर्बानियां दी हैं। हम इस वतन के सच्चे वफादार मुसलमान हैं और हम ही को टेररिस्ट कह दिया जाता है, आतंकवादी कह दिया जाता है। अगर उठा के देखिए, मुसलमान जितने आतंकवादी नहीं है उससे कहीं गुना माओवादी और नक्सलवादी हैं। क्यों? वो भी हमारे ही जैसे दबे कुचले लोग हैं, तभी उन्होंने आतंकवाद और माओवादी का सहारा लिया है। मेरा सवाल एक बार यही है कि हम हिंदुस्तान के जो 1956 से लेकर के आज तक हिंदुस्तान जो मुख्तलिफ स्टेट्स में बटा है, लेकिन आज भी मुसलमानों को अपने हिसाब से उनकी रेशियो है, उस रेशियो के हिसाब से एजुकेशन पॉलिसी में उनके लिए कुछ गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। तो हम पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट की बात नहीं करते, हम सिर्फ अपने उस गवर्नमेंट की बात करते हैं जिस गवर्नमेंट ने हम देश की आजादी में हम लोग साथ रहे, हम इस देश में पसंद करते थे, हमारे बाप दादा ने, इसीलिए इस देश में हम रुके हैं, वरना हम भी पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ इसलिए नहीं गए कि हमें इस देश से मोहब्बत थी। आज हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो हमें अधिकार के नाम पर केवल प्रपोज किया जाता है, केवल हमारे नाम पर योजनाएं बनाई जाती है, उनका अमली जामा कभी नहीं बनाया जाता है। अगर मुसलमानों के आज किसी बात का कोई कारोबार की कोई बात करी जाती है तो कारोबार को लेकर के सिर्फ एक अमली जामा बनाने की बात नहीं करी जाती, एक प्रपोज बना दिया जाता है कि हम आपको ये देंगे। मान लीजिए अगर हम सच्चर कमेटी की भी बात करते हैं तो सच्चर कमेटी के बारे में आज तक कोई भी पार्टी, अभी तक कोई पार्टी इतनी सीरियस नहीं हुई है कि उसके जो उनके उपाय हैं उनके बारे में कुछ बता सके, कुछ सोच सके, लेकिन उस बारे में कुछ नहीं सोचते। केवल मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करना सभी पार्टियों का काम है। और मैं तो मुसलमानों से अपील करता हूं कि जो मुसलमान भाई हैं अपने आप से सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल कर ले और उसी हिसाब से जो मुसलमानों के हक की बात करता हो उसकी तरफ वोटिंग करें। बिल्कुल, इन्होंने सवाल उठाया जिस तरह सच्चर कमेटी बनाई गई थी उसकी जो सिफारिशात थी उसको आए हुए तकरीबन 6 साल हो गए हैं, लेकिन उसको अभी तक नाफिज नहीं किया गया। हालांकि मिनिस्टर कहते हैं कि हमने 72 सिफारिशों में से 68 सिफारिशों को लागू कर दिया, लेकिन जब ग्राउंड पर कहीं जाते हैं तो कहीं पर कोई अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आता। मैं इस देश के सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस हिंदुस्तान के गंगना जमनी तहजीब और कल्चर को बाकी रखना चाहते हैं तो राम राज्य और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत, सच्चाई, ईमानदारी का जो ख्वाब गांधी जी ने देखा था, अगर ये पूरा नहीं हो पाता है तो इस देश के अंदर रावण राज भी कायम न होने दें। सबसे बड़ी ये चीज देखते हैं हम। कल मैं एक प्रोग्राम के रेफरेंस में बात करता हूँ। कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें सबसे पहले बच्चे ने क्वेश्चन किया, उसमें कल ये जो कमेटी नाइट विद कपिल शो आता है उसमें सबसे पहले बच्चे ने क्वेश्चन किया कि जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो औरंगजेब के या उससे हुमायूं है, अकबर है, जो भी मुगलिया दौर है, कि इन्होंने हिस्ट्री को हमें नहीं सिखाते, जबकि वो बच्चा नॉन मुस्लिम था। उसने क्वेश्चन पुट अप किया तो उसने सबसे पहले ये कहा कि चलो आप हुमायूं के, अकबर के जो बात कर रहे हो ये थे कौन, यानी हुमायूं किसका बेटा था। वहाँ 2-4 लड़कों ने या लड़कियों ने जो रेस्पॉन्सेस दिए थे, आंसर्स दिए थे, बिल्कुल रॉन्ग थे। फाइनली एक ने सही जवाब दिया। अगर हिस्ट्री को लेकर बात करें, दिल्ली के अंदर जब आजाद हुआ हिंदुस्तान तो एक दिन का 10-10 हजार उलमाए दीन कत्ल किए जाते थे, तलबा कत्ल किए जाते थे। अगर देखा जाए तो उनकी शहादत और उनकी शक्ल हमारे सामने, बेशुमार ऐसे मदारिस हैं, मसाजिद हैं जो आज बंद पड़ी हुई हैं। हर इलाके में देखें बड़े बड़े मदरसे हैं, बड़े बड़े मसाजिद हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि दिल्ली डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम्स था। तो उलमा इतने शहीद हुए, उनकी शहादत हमारे नजरों के सामने, जो स्टूडेंट्स थे उनके पुपिल से वो शहीद हुए, ताकि हिस्ट्री को तोड़ मोड़ करके आज वो सामने नहीं रखते, न उनको बच्चों को पढ़ाया जाता है। डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये तो एजुकेशन लेवल की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट की बात करें तो अगर ये हजरानी डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम है, ये अगर आसपास के इन एडजेसेंट एरिया देखते हैं जैसे साकेत माली नगर है, उनके पार्क को दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को दे रहे हैं, रोड्स को देखें या दूसरे तरह के डेवलपमेंट को देखें तो साफ नजर आती है कि कितने फर्क है। एक सौतेला व्यवहार है जो साफ नजर आता है। साथ में ये भी करते हैं, ये पूरी कोशिश रहती है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ डिवाइड एंड रूल, इनको तकसीम करो और इनके ऊपर हुकूमत करो।
बिल्कुल, दो तीन तरह की इन्होंने बातें उठाई। सबसे बड़ी कि हिस्ट्री से, तारीख से, खासतौर से किस तरह से उसमें तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है तारीख को। बच्चों के सामने जो तारीख रखी जा रही है वो किस तरह से दूसरे अंदाज में पेश की जा रही है, और जो बच्चे तारीख को पढ़ना भी चाहते हैं तो वो उसको पढ़ने से पूरी तरह से कासिर है। उसके अलावा डेवलपमेंट की बात की कि किस तरह से खासतौर से जो मुस्लिम इलाके हैं उनको जो है छूता रखा जाता है। डेवलपमेंट वर्क मुस्लिम इलाकों में खासतौर से नहीं किया जाता, और सिर्फ वोट बैंक के वक्त जो है, वोट मांगते वक्त ही नेता कॉलोनियों में दिखाई देते हैं। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में आज बस इतना ही। खुदा हाफिज।